इंट्रोडक्शन ले रहे थे इकोनॉमी का, और अब इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में जो अगला चैप्टर आता है वो इकोनॉमिक हिस्ट्री का होता है, आर्थिक इतिहास। हर देश का अपना इतिहास होता है और इकोनॉमी का भी अपना एक इतिहास होता है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र है, जो आप आर्थिक गतिविधियां देखते हैं, आर्थिक नीतियां देखते हैं, ये आपके देश में जो वर्तमान में चल रही हैं आर्थिक नीतियां, ये एक क्रम से गुजरी हैं। इनका इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है इनका। पहले ये ऐसी नहीं थी, ऐसी बनाई गई थी। और आर्थिक नीतियों से देश के वर्तमान में जो विकास की गति है वो भी दिखाई देती है, लोगों के रोजगार की स्थिति भी दिखाई देती है, महंगाई की स्थिति भी दिखाई देती है, सारी चीजें दिखती हैं। इसका मतलब है कि ये नीतियों का प्रतिफल है, पॉलिसी मैटर है। और कुछ इकोनॉमी जो है वो कुदरत की तरफ से भी होती है, प्रकृति की तरफ से भी होती है, दिक्कत आती है उसकी वजह से, लेकिन उसमें नीतियों का कितना रोल होता है। नीतियां अगर ठीक से बनाई जाए तो कितना कुछ ठीक हो सकता है। तो हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं, तो जब आपने प्रधानमंत्री सीरियल देखे होंगे तमाम, तो हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल की गतिविधियां देखी होंगी कि उनके यहाँ पर उन प्रधानमंत्री के समय में ये एक्टिविटीज थी। तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई गई थी कि इन्होंने ये रिफॉर्म किए हैं, ये सुधार किए हैं। लेकिन जो सीरियल बनाने वाले का उद्देश्य था वो राजनीतिक घटनाक्रम दिखाना ज्यादा था, इसलिए वो जो पॉलिटिकल टर्मोइल थे या उठापटक था और कूप जो हुए थे उस समय में जितने भी, और एक आदमी की सत्ता गई और दूसरे की क्यों आई, उसके पीछे क्या कारण था, ये दिखाना ज्यादा पर्पस था, क्योंकि वो पॉपुलर चीज है, जनता ज्यादा देखती है। लेकिन चूंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को आर्थिक नीतियों को और आर्थिक इतिहास को देखना चाहिए। तो आर्थिक इतिहास को देखने का अपना अपना एक नजरिया होता है कि आदमी सीखने के दृष्टिकोण से देखता है या आलोचना करने के दृष्टिकोण से देखता है। तो कुछ व्यक्ति जो होते हैं, जैसे राजनीतिक दृष्टि से जब आप देखेंगे तो वो आलोचना करेंगे पूर्व प्रधानमंत्रियों की और उनकी नीतियों की, और सीखने के दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो फिर आप उनसे सीखना चाहेंगे कि उन्होंने यदि ये गलती की है तो हम ये गलती नहीं करेंगे और हमारे देश के नागरिकों को हम ये अच्छी वाली नीति देंगे या नया कार्यक्रम देंगे। तो ये दृष्टिकोण अब आपको विकसित करना है अपने अंदर। और प्रशासनिक सेवाओं में लगभग 2 या 3 प्रश्न प्रीलिम्स में इस क्षेत्र से आते हैं। इस क्षेत्र से इसलिए आते हैं क्योंकि हर देश का अपना एक सामाजिक और राजनीतिक ढांचा होता है। तो 3 बड़ी चीजें मैं आपको बता दूं जिनको अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन वो ज्यादा जरूरी हैं। उसमें सबसे पहला है कास्ट सिस्टम, हमारे इंडिया का कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। और दूसरा है महिलाओं की उपेक्षा, महिलाओं की उपेक्षा, उनको सपोर्ट नहीं मिलता महिलाओं को अर्थव्यवस्था में। और तीसरा है युवाओं की उपेक्षा, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड माना जाता है, उन युवाओं को उतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो 3 तरह की चीजें जो है ये अर्थव्यवस्था को पढ़ते समय में आप देखेंगे नहीं, ये इनविजिबल पार्ट है, लेकिन इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप कहेंगे कि अर्थव्यवस्था का जाति व्यवस्था से क्या लेना देना है, तो बहुत ज्यादा लेना देना है। यदि आप देखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी जातियों पे टिकी हुई है, क्योंकि जातियां हैं हमारे यहाँ, और जातियों के आधार पर ही काम धंधे ज्यादा हैं, और जातियों के आधार पर आदमी को काम भी मिलता है, रोजगार भी मिलता है, अवसर मिलते हैं। उसी आधार पे वो आगे भी आता है, और बहुत गहरे है हमारे यहाँ जातियों का संबंध। सरनेम से बहुत सारा बिजनेस होता है, एक ही सरनेम का यदि होता है तो उससे बिजनेस में बहुत फर्क पड़ता है। विदेशों में आप जाएंगे तो वहां काला गोरा वाला भेद हो सकता है, लेकिन सरनेम वाला फर्क नहीं है, तो वो फर्क आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो भारत में अगर आप
इस चीज को नजरअंदाज करेंगे तो फिर अर्थव्यवस्था के साथ भी जो है, तो हम जब तक जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त नहीं करेंगे, तो आम्बेडकर ने 3 चीजें एक साथ कही थी। समता भी कहा था, समानता यानी इक्विटी और फ्रीडम, स्वतंत्रता और भाईचारा। अब क्या हुआ कि कानूनी रूप से जब एट्रोसिटी एक्ट आया, SC/ST एक्ट आया और ये कुछ किया, तो समता को जबरदस्ती पैदा किया गया। कानूनन तरीके से समता पैदा करने की कोशिश की गई कि बराबरी की भाव रखो, नहीं तो जेल जाओगे। और स्वतंत्रता दे दी सभी को कि आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, तो दलित थे वो भी अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। लेकिन जो भाईचारा शब्द है वो तो आप कानून से नहीं ला सकते। तो 3 हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, इक्विटी है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है और फ्रेटर्निटी है। तीनों फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल करके आए, इगेलिटे, फ्रेटर्निटी और। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मिसिंग है और स्टडी में नहीं है। तो इसलिए भारत का आर्थिक इतिहास देखते समय में आपको इन 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि नहीं, ये जब आर्थिक स्थिति सुधरती है और जब लोग बहुत डेवलप्ड हो जाते हैं और बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें अपने आप सुधर जाती है, या फिर आदमी बहुत गरीब होता है तो वो कंप्रोमाइज करने लगता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, लेकिन पत्नी को काम पे भेजने को तैयार नहीं है। उनकी इनकम दुगना हो सकती है, यानी यदि वो 400 रुपया रोज कमाते हैं तो हो सकता है कि वो 800 रुपया रोज कमाने लग जाए और घर बहुत अच्छे से चल सकता है, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है। लेकिन उसका अपना एक अहंकार होता है पुरुष का कि मेरी पत्नी काम नहीं करेगी, वो घर पे रहेगी। तो इसका आर्थिक स्थिति से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत की जो सामाजिक संरचना है उसमें यदि मान लीजिए कोई दलित की फैक्ट्री है या दलित ने मान लीजिए अपने आप को बहुत एम्पावर कर लिया, तो हो सकता है कि कुछ जाति व्यवस्था मानने वाले लोग जो है वो मना भी कर दें कि हम इसके यहाँ काम नहीं करेंगे, चाहे भूखों मर जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं आप? और युवा को किसी हालत में ताकत नहीं देंगे क्योंकि मैं जिंदा हूं। कई पिता लोग जो है वो उनका अपना एक अहंकार है कि मैं जब तक जिंदा हूं डिसीजन नहीं लूंगा। ये युवा है, पढ़ लिख के आया है, MBA किया हुआ है, IIM से भी आया है, तो उसको बागडोर सौंपने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आपकी 50% जनसंख्या तो उधर चली गई। जो महिलाएं हैं उनको डिसीजन मेकिंग में आप हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। तो अब ऐसा तो इंडोनेशिया में नहीं है, ऐसा तो चाइना में नहीं है, ये चीज सिंगापुर में भी नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे कि वो आपसे 20-20, 30-30 साल बाद आजाद हुए। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो हमसे 20-30 साल बाद आजाद हुए और आज बहुत आगे निकल गए। वियतनाम में ये नहीं है, क्योंकि वहां महिला, और ये तीनों चीजों पर हमारे यहाँ हम नारे लगाते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने 1950 में, 1956 में ये सब चीजें की है। महिलाओं को यज्ञ में बिठाने का मतलब ये नहीं था कि उनको पंडित बनाना है, उनको घर से बाहर निकालना है और पुरुषों के आधिपत्य को तोड़ना है। और जाति व्यवस्था को तोड़ा उन्होंने और युवाओं को इंपॉर्टेंस दिया। तो आज गायत्री परिवार में जितने भी 70-80 साल के लोग हैं, उस समय में वो 20-25 साल के, 30 साल के लोग थे, तब वो गुरु जी से जुड़े थे। तो ये युग दृष्टा जो लोग होते हैं ना, जो विजनरी होते हैं, वो इन चीजों को बहुत पहले ब्रेक कर देते हैं। यही अर्थव्यवस्था के लिए आज भी दिक्कत की बात है। तो अब आप सोचिए कि हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे और दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत कहां से बन जाएंगे, जब तक हमारे मनोवृत्ति में चेंज नहीं आएगा देश की। और हम क्या बदलना चाहते हैं? हम हार्डवेयर बदलना चाहते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर वाली प्रॉब्लम है। वायरस आए हुए हैं, मेलवेयर आए हुए हैं, बहुत सारे रैंसमवेयर हैं। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सॉफ्टवेयर में करा दिया, और हम दुरुस्त क्या करते रहते हैं? हार्डवेयर दुरुस्त करते रहते हैं। आप बहुत तेज हार्डवेयर ले आइए, लेकिन मान लीजिए सॉफ्टवेयर खराब है, तो वायरस आया हुआ है, तो वो काम करने देगा? नहीं करेगा, रिजल्ट ही नहीं आएंगे। तो जाति व्यवस्था बहुत बड़ा बाधक तत्व है।
महिलाओं को आगे नहीं लाना अर्थव्यवस्था में, क्योंकि वो एम्पावर हो जाएंगी तो डिसीजन मेकिंग करने लगेंगी, या फिर पार्टनरशिप मांगने लग जाएंगी, या पार्टिसिपेशन करने लग जाएगी परिवार के, तो फिर वो जो पेट्रियार्की है, जो पितृसत्तात्मक समाज है, वो दरकता चला जाएगा, वो खिसकने लग जाएगा। तो वो उनके फिर विवाह सिस्टम में भी आएगा। तो ये जो जाति व्यवस्था है, ये एंडोगेमी के कारण है कि विवाह, जाति व्यवस्था का सीधा सीधा संबंध जो है वो विवाह से है कि विवाह एक समूह में होगा, एक क्लोज्ड पूल होगा, उसी में विवाह होगा, उससे बाहर आप विवाह नहीं करेंगे। जाति व्यवस्था का यही मतलब है ना। खान पान का तो काफी हद तक सॉल्व हो गया है, अनटचेबिलिटी भी अब उतनी नहीं बची है, गांव में है थोड़ी सी, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगी। चलिए 10-20 साल में, 50 साल में, जब भी होगी हो ही जाएगी। लेकिन एंडोगेमी तो अभी भी अलाउ नहीं है, एक्सोगेमी तो अभी भी अलाउ नहीं है। और ये हमारे जेनेटिक्स की स्टडी में भी, हिस्ट्री में आपको मिलता है कि कैसे जब शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या की थी और ब्राह्मण धर्म की स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी, वो शुंग वंश जो है फिर वहीं से जातिवाद की शुरुआत हुई। महर्षि भार्गव ने उसी समय में मनुस्मृति लिखी थी, पहली शताब्दी में, और उसके बाद वो तीसरी चौथी शताब्दी गुप्त साम्राज्य आते आते वो क्या हो गया, बिल्कुल परिपक्व हो गया। तो इसलिए आप जब 1700 साल में पीछे जाते हैं तो 4 वर्णों में आपको जीन्स मिलते हैं। तो जीन पूल जो है वो 4 भागों में विभाजित मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जेनेटिक्स भी इसको प्रूव करता है कि इसका मतलब कठोर जाति व्यवस्था है भारत की, अब ये दुनिया में कहीं नहीं है। तो इस जाति व्यवस्था को बरकरार रखते हुए, महिलाओं को घरों में रखते हुए, युवाओं को महत्व नहीं देते हुए आपको इकोनॉमी में सुपर पावर बनना है। इसलिए दिक्कत आ रही है भारत में। दिक्कत किस बात की है? इसलिए क्योंकि आप उन परिपाटियों को और उनको ब्रेक नहीं करना चाहते, तोड़ना नहीं चाहते, और फिर सुपर पावर भी बनना है। और सुपर पावर बनना है तो फिर वो आप आध्यात्मिक क्षेत्र से नहीं बनना चाहते कि आपके पास योगा है, आपके पास म्यूजिक है, आपके पास इतनी डाइवर्सिटी है, आपका कल्चर बहुत स्ट्रांग है। इस मामले में आप सुपर पावर नहीं बनना चाहते। आप बनना चाहते हैं कि हमारे पास इतने लड़ाकू विमान हैं, इतने हथियार हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हमारा मार्केट इतना है, हमारे प्रोडक्ट्स इतने, हम इस प्रकार का सुपर पावर बनना चाहते हैं। तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। तो पार्टिसिपेशन कितना कम है लोगों का। तो आर्थिक इतिहास को देखते समय में आप देखेंगे तो जब आप नेहरू को देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू को, तो बहुत ही प्रोग्रेसिव व्यक्ति टाइप दिखाई पड़ते हैं। वो बहुत ही, यहाँ तक कि नेहरू का अंतिम संस्कार भी उनकी लड़की करती है बेटे के रूप में। तो वो भी एक अपने आप में पेट्रियार्की को चुनौती है और युवा लोगों को इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई पड़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत युवा थे तो उनको उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, नहीं तो बोल देते कि सबसे कोई बुजुर्ग होगा हम उसकी बात मानेंगे। तो युवा अटल बिहारी वाजपेयी पसंद थे जवाहरलाल नेहरू को। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री, देखिए निजी जिंदगी में हमको नहीं जाना है और व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम आर्थिक नीतियों की बात कर रहे हैं। और आर्थिक नीतियों में वो व्यक्ति बोलता है कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं। कौन? ये जो डैम है, ये जो उद्योग है, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, क्योंकि इनमें रोजगार मिलता है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स तैयार किए उस व्यक्ति ने। क्यों किए? उसने भारी भरकम टैक्स लगाया पूंजीपतियों पर, और उस पूंजी से, उस पैसे से उन्होंने सरकारी क्षेत्र के उद्यम तैयार किए, सरकारी क्षेत्र की कंपनियां तैयार की, और उसमें फिर रोजगार दिया तमाम लोगों को। तो उसमें महिलाओं का भेदभाव भी नहीं हो पाया, उसमें युवाओं से भेदभाव भी नहीं हो पाया, और उसमें जातिगत भेदभाव भी नहीं था। बात समझ में आई? लेकिन जब आप, जैसे आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो बीजेपी के पीछे खड़ी है और बीजेपी को जितवाने में और उसमें उन्हीं का फील्ड वर्क रहता है, लेकिन उनके जो चीफ हैं उनका अगर आप बयान सुनेंगे तो वो कहेंगे कि महिलाएं चूंकि कामकाज में बाहर निकल गई हैं, इसलिए हमारा युवा संस्कारवान नहीं है और युवा पीढ़ी भटक रही है।
और युवाओं को संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि महिलाएं काम कर रही हैं। तो ये क्या मैसेज जाता है कि आने वाले समय में यदि हमारी सत्ता आई तो हम महिलाओं को घरों में रखेंगे ताकि वो संस्कार दे, तो युवा संस्कारित हो। तो यहां आकर के कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो नीतियां बनेंगी इस सत्ता में, वो पीएसयू के खिलाफ होंगी और ज्यादा से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन वाली होंगी, ज्यादा से ज्यादा पितृसत्तात्मक होंगी, पेट्रियार्की होंगी। उसमें युवाओं को बुजुर्गों के सामने बोलने से मना किया जाएगा, यानी कि डिसीजन मेकिंग से युवा बाहर होंगे। और जातिवाद तो वो बना के रखना चाहते हैं, बोले जातियों ने कभी कोई नुकसान नहीं किया है, सब अपना अपना वर्ग में रहते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण रहे, शूद्र शूद्र रहे, वो अपना विवाह आपस में करे, और जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य, वो शूद्रों का ख्याल रखें क्योंकि वो सेवा करते हैं, और सेवा करने वाले लोग बहुत ऊंचे होते हैं, सीधे भगवान के नजदीक होते हैं। इसलिए गांधी भी उनको हरिजन बोलते हैं कि आप सीधे सीधे भगवान के आदमी हो। ये तो इनका कनेक्शन तो दूर का है क्योंकि आप सेवा कर रहे हो, तो उनका सम्मान किया जाए, उनसे छुआछूत नहीं की जाए। लेकिन क्या विवाह किया नहीं? विवाह नहीं कर सकते, विवाह करना भी नहीं है। विवाह नहीं होगा और खाना भी तुम तुम्हारा खाओगे, हम हमारा खाएंगे। बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट रीजन है। इसका मतलब जातिवाद बरकरार रहेगा, युवाओं की उपेक्षा बरकरार रहेगी और महिलाओं की सहभागिता बिल्कुल नहीं होगी। और आर्थिक नीतियां इस प्रकार से बनेंगी और लोगों को पंगु नहीं बनाया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर बनाया जाएगा इसका मतलब है कि स्वयं वे करेंगे, सरकारी सहायताएं नहीं होंगी। जो गवर्नमेंट असिस्टेंस जितना भी मिलता है, अनुदान जो मिलते हैं, वो एक भीख जैसा होता है और उससे गलत आदत पड़ती है। सहयोग आपको नहीं मिलेगा इस टाइप का कुछ भी। आपको अपने आप को पूर्ण सशक्त बनाना पड़ेगा, यानी कि आदमी को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा अपना खुद का, शिक्षा के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आप खुद करेंगे। और फिर कंपटीशन करेंगे जनरल वाले के साथ, ओबीसी के साथ, सबके साथ कंपटीशन होगा और बराबर का कंपटीशन होगा। और फिर आपको सरकारी क्षेत्र तो रहेगा नहीं, निजी क्षेत्र रहेगा। तो निजी क्षेत्र फिर आपके ऊपर कृपा करेगा और निजी क्षेत्र जितना ज्यादा ऊपर जाएगा और जितना ज्यादा पूंजीपति होगा, फिर ट्रिकल डाउन होगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसके पास सेवा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, तो फिर वो सेवा करेगा निजी क्षेत्र वाला, तो अपने आप निचले स्तर के लोगों के पास वहां से लौट के आएगा। तो क्लियर सिद्धांत है, उसमें कोई वो लाग लपेट नहीं करते या आपको बेवकूफ नहीं बनाते या एकदम चाशनी में मिला करके नहीं दे रहे। क्लियर है, महिलाएं प्रकृति ने कमजोर बनाई हैं, घर में रहने के लिए बनाई हैं। काम करें, बच्चों का ध्यान रखें, अच्छा पालन पोषण करें, संस्कारित करें, युवा बुजुर्गों का सम्मान करें, जो सीनियर हैं, जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो सब समझदार हैं, उनकी बात उनको मानना चाहिए। जातियां इसी कैटेगरी में बनी रहेंगी और बहुत अच्छे से बनी रहेंगी और एक दूसरे की जाति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो जीन्स श्रेष्ठ हैं और जो जीन्स श्रेष्ठ हैं वो डिसीजन लेंगे। और हम सबको एक रहना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अलग अलग दिखाई नहीं देना, हिंदू बटा हुआ नहीं होना चाहिए, हिंदू एक ही रहेगा। तो ये क्लियर कंसेप्ट। अगर आप इसको किसी से क्लेरिफिकेशन लेने जाएंगे तो उसमें कोई क्रांति वांति की बात नहीं है कि नहीं ये सब हम एक दिन सब बराबर कर देंगे और ये सब धराशायी हो जाएगा और सब ये इधर किया गया था, ये वाला काम किधर हुआ था, ये यहां से था, खत्म करो इसको, कोई अंतर नहीं है। महिलाएं आगे आएंगी, नारी सदी बोला था आचार्य जी ने, क्या बोला था? 21वीं सदी नारी सदी। नहीं, बराबरी की होगी, नहीं बराबरी वाला नहीं है, लीडरशिप होगी, बोले लीडरशिप होगी इधर। तो ये पूरा उल्टा है, यहां पूरा तख्ता पलट कर देने वाला काम है और उसको एज इट इज। अब आप बताइए कि जिन लोगों को बचपन से ऐसी शिक्षा दी गई हो, उन लोगों की नीतियां तो उस प्रकार की बन नहीं सकती, क्योंकि तो शिक्षा ही है, और बल्कि वो तो उद्देश्य है और उस उद्देश्य के तहत उनको लाया गया है। ये सपना है जो इस माध्यम से, इतनी सारी सीटों के माध्यम से पूरा होने जा रहा है। तो ये तो बरसों का सपना है।
बरसों का मतलब कम से कम आजादी के बाद का 70 साल पुराना सपना है कि इस दिन का इंतजार किया जा रहा था कि जिस दिन हमारा बहुमत होगा हम ये करेंगे, और वही होना जा रहा है। और आप सोशल मीडिया में उसमें रोना गाना देखते हैं कि ये क्या हो रहा है और ये क्या कर रहे हो, चारों तरफ यही चल रहा है। तो मैं वो दुविधा भी आज दूर कर देना चाहता हूं कि उसमें कतई आपको शंका नहीं होना चाहिए। उसका 2-3 कारण है। जो दूसरा पक्ष है, जो कम्युनिस्ट पक्ष है, वो एक्सट्रीम हो जाता है, और एक्सट्रीम होकर के वो है ना बहुत ही ज्यादा गाली देने लगता है। और वो बोलता अच्छा गाय तुम्हारी माँ है, तो वो गाय काट करके और सबके सामने गाय खाने लगता है। तो बड़ा विभत्स दृश्य होता है। अच्छा दुर्गा को तुम पूछते हो, ये तो वेश्या थी, ऐसा बोल देता है। अच्छा हम रावण की जयंती मनाएंगे, हम महिषासुर की जयंती मनाएंगे, मतलब वो है ना, वो इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि जो अभी का युवा है वो कंफ्यूज हो जाता है, तो वो इसको जस्टिफाई करने लगता है कि बोले ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गंदे लोग हैं। इस बीच में पीस कौन रहा है? राष्ट्र पिस रहा है। राष्ट्र की जो उन्नति होनी चाहिए वो नहीं हो। दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि देखो ये जातिवाद नहीं फैला रहे, तो कुछ युवा जो निम्न जाति के होते हैं, मुसलमान होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, वो बहुत आसानी से इंप्रेस हो जाते हैं। हाँ ये तो है इन लोगों में, इनके भाषणों में, इनके विचारों में, इनकी किताबों में, इनकी नीतियों में, इनकी राजनीति में, बिल में है, कानून में है। किसानों को जाकर के बोलेंगे देखो ऐसा नहीं है, बोले है, तो कन्विंस हो जाता है, तो विरोधी खड़ा हो जाता है। उधर वो युवा को बोलते हैं, सवर्ण युवा को, तमाम जो मेन स्ट्रीम जो बीजेपी का वोट है उसको बोलते हैं देखो ये गाय नहीं खा रहा, ये तभी है, इसमें हमारी माँ है। बिल्कुल सही बात है, वो उसको तो दोनों अपना अपना जो है वोट बैंक और अपना अपना जो ग्रुप है उसको उसका अपीजमेंट कर देते हैं, और सोशल मीडिया पे ग्रुप बढ़ जाते हैं, वो उसकी मूल मुद्दा कहाँ है? मूल मुद्दा वाकई में यही है ना कि सब लोगों की उम्र जो निकल रही है, जो युवा है उसको नौकरी मिलनी चाहिए और उसका काम चलना चाहिए। और उसने जैसे उसके माता पिता ने एक उम्र में आकर के शादी की, एक उम्र में आकर के मकान बनाया और एक उम्र में आकर के उन्होंने बच्चों को सेट किया, वैसा इस युवा का भी एक सपना है कि वो भी अपनी जिंदगी में ये सब करे। उन्हीं वो और क्या चाहता है? वो कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी चाहता है। युवा भी तो यही चाहता है मेरे माता पिता के साथ जो क्रोनोलॉजी थी और जो है क्रम में जो सब कुछ हुआ वो मेरे साथ भी गुजरे, इससे ज्यादा सपना नहीं है। लेकिन वो सपना खो जाता है इन दोनों की लड़ाइयों में। तो हम लोगों को सिविल सर्विसेज की तैयारी करते समय, आर्थिक इतिहास पढ़ते समय में इन चीजों को मुझे लगता है आप सबके दिमाग में क्लियर हुआ होगा कि दोनों तरफ एक्सट्रीमिज्म है, और राष्ट्र को ये एक्सट्रीमिज्म नहीं चाहिए, राष्ट्र को आउटकम चाहिए। और वो आउटकम दोनों ही चीजों से नहीं आ सकता, ना तो इनकी सत्ता आ जाएगी तो आएगा, ना इनकी सत्ता रहेगी तो आएगी, दोनों ही चीजों से नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे? सत्ता परिवर्तन से नहीं आएगा, युवाओं को मन परिवर्तन करना पड़ेगा, पैरामीटर बदलना पड़ेंगे, तब जाकर के आएगा। तो खास करके सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उसमें जो आपके उत्तर है वो बड़े संतुलित उत्तर आएंगे उससे। तो आप पॉलिसी मेकर बनेंगे तो आगे जाकर के आप ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, उससे आएगा। तो आपकी पॉलिसी जो होती है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। और धीरे धीरे ये जो मैंने 3 बाधक तत्व बता दिए हैं आपको अर्थव्यवस्था के लिए। अर्थव्यवस्था के लिए 3 बाधक तत्व इसलिए बताए हैं कि मान लीजिए एक परिवार में 10 लोग हैं और 5 लोग काम करने जाते हैं, और एक परिवार के 10 लोग हैं और 10 के लोग ही काम करने जाते हैं, तो दोनों में से आर्थिक स्थिति किसकी सुधरेगी? जिसके 10 लोग काम कर रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो जो 2 देश विकसित देश हैं वहां देखोगे आप महिलाएं बराबरी पे हैं, उनके लिए जॉब उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप कमला हैरिस के हस्बैंड का नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन वो उपराष्ट्रपति हैं तो उनका नाम तो सबको ही जानता है ना। तो भारत में भी जब काम करने निकल गए तो किरण बेदी के हस्बैंड का नाम बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन किरण बेदी को तो हर कोई जानता है क्योंकि वो पहली आईपीएस थी। तो हमारे यहाँ पे भी जो काम करने निकल जाता है और आगे बढ़ाता है, कई लोगों को तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा, अच्छा इनके पति भी हैं मतलब, और इनकी शादी भी हो चुकी। कई लोगों को आपको बाद में पता चलेगा कि ये शादीशुदा है, क्योंकि वो सेकेंडरी हो जाता है, उसके बारे में जानना ही नहीं है क्योंकि वो आगे है। तो जब तक जनसंख्या का पूरा, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स है,
दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं ना, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, और एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो दो तरीके से देश आगे बढ़ सकता है अर्थव्यवस्था में, एक तो ह्यूमन रिसोर्स से और एक नेचुरल रिसोर्सेज से। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का हमारा लगभग 40% ह्यूमन रिसोर्स तो काम में ही नहीं आ रहा है, वो केवल खाना बनाता है या घर पर। आप कहोगे ये तो नॉन प्रोडक्टिव है क्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों का ख्याल रखा जाएगा, सब होगा, वो अच्छी बात है। लेकिन यहां तो आज की तारीख में जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो तो नहीं हो पा रहा है। और आप जो लड़ाई लड़ रहे हो दुनिया भर से, वो तो आंकड़ों के आधार पर लड़ना चाहते हो, या तो फिर आप संस्कारों के आधार पर लड़ लो कि भारत में बहुत संस्कारवान है, हम यही पैरामीटर रखना चाहते हैं, हम इसी आधार पे जो है विश्व गुरु बनना चाहते हैं। लेकिन विश्व गुरु बनते समय हम फिर आंकड़ों में चले जाते हैं, वो आर्थिक आंकड़े होते हैं। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे कि भारत की दुविधा क्या है। तो पहले प्रधानमंत्री का विजन जब आप देखते हो, तो जब आप 2020 में आते हो, तो 21 में आते हो, तो आपको लगता है कि आप बहुत पुरानी बात सोच रहे हैं, आप गुप्ता साम्राज्य की बात कर रहे हैं। उस समय में जैसे सोचते वैसी सोच बता रहे हैं, जबकि वो 1950 में वो व्यक्ति अलग टाइप से सोचता था। अगर ऐसी सोच रखी होती जो वर्तमान सोच है, तो हम कहाँ होते? उस आदमी की सोच यदि इतनी कंजर्वेटिव होती और इतनी पेट्रियार्की वाली होती और इतनी डिस्क्रिमिनेशन वाली होती, तो फिर क्या होता? क्या इतने सारे पीएसयूज जो है वो बन पाते? फिर जैसे प्रधानमंत्री अभी कहते हैं कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, तो हम बिजनेस क्यों करें, हम कंपनियां क्यों चलाएं? अच्छा, काफी लोग इस चीज के पक्ष में होते हैं कि ये नमक हरामी है, ये इस तरह की चीजें हैं, इसमें जो कामचोर लोग हैं वो बहुत घुसाते हैं और कामचोरी होती है। तो आप सिस्टम को दुरुस्त करोगे ना, कोई बीमार हो गया तो उसको जला थोड़ी आओगे, बीमार को ठीक करवाओगे ना उसको, कि बीमार को जला देना है? बीमार को ही मार डालना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। आप कहोगे नहीं, यही सबसे बड़ा सर दर्द है, हम इसी को खत्म करें। मान लीजिए कोई बाइक खराब हो गई आपकी, तो बाइक को ठीक कराओगे कि बाइक को बेच दोगे या उसको फेंक दोगे? खत्म करो, एक बार वो खराब होती है, इससे दिमाग खराब होता है। तो फिर आप नई खरीदो, बोले नहीं नई नहीं खरीदे, हम बाइक रखेंगे ही नहीं, इससे दिमाग खराब होता है। तो ये तो नया भी नहीं बनाएगा, या तो ऑल्टरनेट दे रहे होते कि आप ये जो स्टील कंपनी है, इस स्टील कंपनी गवर्नमेंट की, ये एल्यूमिनियम निकालने के लिए बॉक्साइट से ही हमने जो बनाई हुई है, ये बाल्को नाल्को टाइप की है, इसको हम बेच देंगे और फिर बाद में एक नया स्थापना करेंगे जिसमें बिल्कुल एफिशिएंट लोग होंगे और एक से एक लोगों को भर्ती करेंगे और फिर उसका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ाएंगे। या तो आपकी पैरेलल इस टाइप की कोई योजना हो, ऐसी नहीं है। तो इसलिए नीतियों को पढ़ते समय में आपको ये चीजें पकड़नी पड़ेंगी। अच्छा, समय के साथ नीतियां बदलती, ये बात सही है, क्योंकि आज से 5000 साल पहले या 10,000 साल पहले जब नियोलिथिक पीरियड में जब हम गुफाओं से उतर करके आए, तब हमने पशुचारण शुरू किया था, पेस्टोरलिज्म शुरू किया था, पहली बार डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स किया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किया था। उस समय में जो हम खेती के तरीके थे वो हमने हरित क्रांति में पूरे बदल दिए। यानी कि जो खेती के तरीके 8000 साल से 7000 साल से चल रहे थे, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया और पूरा तरीका बदल के रख दिया। तो ये चीजें तो होती है, बदलाव होते हैं, क्रांतियां होती हैं, लेकिन सरकार के जो काम है यदि आप वो कम करते जाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं हम बर्डन कम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का बर्डन कम कर रहे हैं। मैं एक दो ऐसी बहस में शामिल हुआ जो नेशनल लेवल की थी, और मैंने जब ऐसा सुझाव रखा तो वो समझ गए कि ये क्या सुझाव रख रहे हैं, मतलब वो उसमें नेहरूवियन अप्रोच आ रही थी, तो मुस्कुरा दिए। फिर बाद में मैं समझा मेरे से बात करेंगे, बाद में जब खत्म हो गया पूरा तो फिर वो उन्होंने बुलाया मुझसे, बात की, आप जो बात कर रहे थे वो ठीक है, आप इस नजरिए के आदमी हैं या आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्माण खुद करे, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सहायता खुद करे, कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, कोई किसी के भरोसे न रहे, और हर आदमी अपना कुछ करे। तो एक आदर्शवादी सोच है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है देखा जाए तो।
कितनी अच्छी सोच है। जिस तो पर ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो सर्वाइव करेगा, बाकी बाहर जिसकी लाठी उसकी भैंस। आर्थिक सिस्टम में क्या होता है, जो ताकतवर होता है वो सर्वाइव कर जाता है, बाकी। अच्छा, भारत में आपने किसी पूंजीपति को आपने अपने गांव में देखा होगा, शहर में देखा होगा, मोहल्ले में देखा होगा कि किसी आदमी के पास में यदि 5 करोड़ रुपए आ जाएं तो उसके बाद क्या वो कमाना रुक जाता है? क्या उसको ऐसा लगने लगता है कि 5 करोड़ के बाद मुझे अब मैं जो भी 6वां करोड़ रुपया कमाऊंगा उसका 50 लाख रुपया मैं जनता को बांट दूंगा? क्या इस प्रकार की सोच आ जाती है? या ये सोच 10 करोड़ के ऊपर आती है क्या? क्या ये सोच 1000 करोड़ पे आती है क्या? इसकी कोई लिमिटेशन है क्या कि 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ आदमी अगर कमाने लग जाए 1 साल का, तो उसके बाद वो दानी हो जाता है, उसके बाद वो वेलफेयर करने लगता है, और उसके बाद वो गरीबों का ध्यान रखने लगता है, और उसके बाद वो कमाना लगभग बंद कर देता है, या वो जिम्मेदारी ओढ़ने लग जाएगा? ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन सरकार यदि घाटे में भी होती है और इस साल का बजट अगर उसके पास इनकम नहीं भी हुई तो भी वो कर्जा लेकर के भलाई करती है। तो सरकार का काम तो भलाई करना है, चाहे उसकी स्थिति खराब हो चाहे अच्छी हो, वो तो भलाई करती है ना सरकार। लेकिन प्राइवेट व्यक्ति को भी करता है क्या? तो जब भारत में मानसिकता है ही नहीं तो उसके भरोसे छोटे और गरीब लोगों को पटक के रखना, ये कितना खतरनाक चीज होगी। तो ये तो भेड़िए को मुर्गी के डरबे की चाबी देना जैसा है कि वोल्फ को, लोमड़ी को, उसको भेड़िए को आपने क्या पकड़ा दिया? मुर्गी के डरबे की चाबी दे दी कि ये इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा क्योंकि ये पावरफुल है, इसके पास में कोई दूसरा पास में फटक नहीं सकता। पर वो तो अपनी सुविधा से एक मुर्गी निकाल के खाता रहेगा ना कि उसके पास तो चाबी है। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है। तो इसीलिए हम जो जूझ रहे हैं अभी बाहर, जो आप मार्केट में जूझ रहे हो, सोशल मीडिया में जो आप जूझ रहे हो, उसको आपको समझना पड़ेगा। सारे पूर्वाग्रहों से बाहर आकर के समझना पड़ेगा, पार्टीबाजी से भी बाहर आना पड़ेगा, और जो धार्मिक हमारे मतभेद हैं उनसे भी बाहर आना पड़ेगा। और आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर हम जो हमारे देश में 65% 60% युवा हैं, इनका सही समय पे क्या सदुपयोग करें। क्योंकि आप युवा बोल करके कॉन्फिडेंट रहेंगे और गर्व करते रहेंगे कि हमारे पास बहुत ज्यादा युवा हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये 20 साल बाद 30 साल बाद सबसे ज्यादा बूढ़े आपके पास होंगे क्योंकि यही सब बूढ़े हो जाएंगे। जब ये 50-60 साल का हो जाएगा आदमी तो ये तो पराधीन हो जाएगा, फिर तो इसका इलाज आपको करना पड़ेगा। तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, 20-25 साल ही हैं जिनमें हम इन युवाओं का उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होने जा रहा है डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाए। इसको डिजास्टर होते हुए देर नहीं चल लगेगी। तो इसलिए पॉलिसी इन्हीं दिनों में बननी चाहिए। पॉलिसी बनाने के लिए यही सबसे उचित समय है। तो भारत की हिस्ट्री पढ़ाते समय में मैं आपको आर्थिक इतिहास बताऊं, शुरू करूं, उससे पहले आज और कल की क्लास इसी पे होगी। उससे पहले आपको कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर सोचना चाहिए। पैरेलल में एक एटमॉस्फेयर होता है। आपके मोहल्ले में आपको कब कब उधार अच्छा मिल सकता है, कब कब लोग आपको उधार दे देते हैं, कब कब उसको इन्वेस्टमेंट मान लें, क्योंकि कई लोग उधार देने को इन्वेस्टमेंट भी मानते हैं क्योंकि ब्याज आता है, ब्याज भी मिलता है ना उस पर। लेकिन वो रिस्क कब लेते हैं उधार देने की? ब्याज तो मिलता है, लाभ तो है, लेकिन हर कोई आदमी उधार नहीं देता। कब देता है? जब उसका बेटा भी काम कर रहा हो। अगर मान लीजिए उसका बेटा नालायक है, शाम को शराब पी के घर आता है, या उसके घर में से रोज झगड़े की आवाज आती है और कोई परिवार सामूहिक आत्महत्या कर सकता है, ऐसा माहौल है, तो फिर तो कभी भी कोई भी उधार नहीं देगा कि ये तो किसी भी दिन पता चला सब लोगों ने जहर खा लिया, बल्कि और चिट्ठी में नाम लिख गए कि ये हमसे पैसा मांग रहे थे, तो और जेल जाना पड़ जाएगा। तो कंट्री के साथ भी ऐसा ही होता है कि एक सोशल हार्मनी जो है वो बहुत जरूरी होती है। जब तक आपके यहाँ सामाजिक समरसता नहीं है, हार्मनी नहीं है, तब तक आपको दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जो है आपके यहाँ आएंगे नहीं। इसलिए आपके यहाँ उठापटक बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, बेचैनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जनता में शांति, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बहुत जरूरी होती है। अगर ये नहीं होती है तो फिर दुनिया के इन्वेस्टर्स आपके यहाँ से भागने लगते हैं। दूसरा, आप अपना सिबिल स्कोर देखते हैं, बैंक वाले देखते हैं ना आपको कर्जा देते समय,
वो कार्ड बनाने वाला जो डीबी मॉल में नीचे खड़ा रहता है, एसबीआई का कार्ड बना दे आपका, वो भी आपका सिविल स्कोर चेक करता है। यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तो ये आपके इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग जो है वो सिविल स्कोर है। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे मूडीज हैं और ये स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। ये आपको मार्क्स देती हैं, आपकी रेटिंग करती हैं कि आपकी अभी जो है वो आपकी रेपुटेशन कैसी है, आपके यहाँ इन्वेस्टर आ सकते हैं कि नहीं, एफडीआई कितना आएगा, आपके यहाँ कोई नया उद्योग लगाना चाहता है, तो वो सब कंडीशन भी हमको संभाल के रखना होता है। तो राजनीति को यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, भारत की जो विशेषता रही है, जब हमारा देश आजाद हुआ है तो 1980 तक हमारे देश में स्वतंत्रता संघर्ष की ऊर्जा ने काम किया था। हमारे यहाँ 1980 तक वो लोग मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स में थे जिन लोगों ने स्वतंत्रता संघर्ष में या तो हिस्सा लिया था या उनके माता पिता ने हिस्सा लिया था, और उनको घर पे ये संस्कार दिए गए थे। भगत सिंह की कहानियां थी, गांधी की कहानियां थी, सुभाष बोस की कहानियां थी। तो घरों में एक अलग प्रकार के संस्कार थे। वो जो ऊर्जा थी वो स्वतंत्रता संघर्ष की ऊर्जा थी। तो करीब 30-40 साल तक भारत के ऊपर उस ऊर्जा का प्रभाव रहा। इसलिए आप देखोगे कि राजनीति में और नौकरियों में और सब जगह उस ऊर्जा का असर देखने को मिलता है। लेकिन अब वो ऊर्जा जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होती हुई नजर आती है। अब स्वतंत्रता संघर्ष के जो आदर्श हैं वो हमारे सामने दिखाई नहीं पड़ते। तो भारत की जो मानसिकता है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारी नीतियां और हमारा जो तरीका है जो राजनीति का और खास करके आर्थिक क्षेत्रों का, वो बदल सा गया है। तो उसका क्या प्रभाव है वो आपको देखना पड़ेगा। और वो प्रभाव जो है वो सीधा सीधा पॉलिटिकल डिसीजन में देखने को मिलता है। हम लोगों की जो एक आदत रही है ना, शुरू से हम लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है। अंग्रेजों का अत्याचार था, उससे पहले तमाम विदेशी आक्रांताओं का अत्याचार था। और खास करके अंग्रेजों ने जो हमारी जीडीपी को कम किया, हमारे पर कैपिटा इनकम को कम किया, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत जबरदस्त थी, सुदृढ़ थी। सुदृढ़ इसलिए थी क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हमारे बराबर नहीं थी, वो हमसे कमजोर थी। ऐसा नहीं है कि उस समय में केवल हम ही मेहनत कश थे, नहीं, हमारे यहाँ की जनसंख्या भी कम थी और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, और हमारे यहाँ के लोग मेहनती भी थे, संस्कार तो थे ही, तो उसका फायदा मिलता था हमको। और हमारी जो कॉटेज, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, स्टीम इंजन जब तक नहीं आया था तब तक हम बहुत पावरफुल थे। औरंगजेब के समय में भारत जो है अर्थव्यवस्था में दुनिया में लगभग पहले स्थान पे था, क्योंकि उस समय तक स्टीम इंजन नहीं आया था। पहली औद्योगिक क्रांति जब स्टीम इंजन आई तो कुछ देश हमसे आगे निकल गए जिनने भाप के इंजन का उपयोग किया। बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी आई, दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ देश आगे निकल गए और हमारे यहाँ से कच्चा माल ले गए और हम ही को बेचते रहे और हमको कमजोर करते रहे। तीसरी औद्योगिक क्रांति कंप्यूटर आई। कंप्यूटर के समय में हम ज्यादा लेट नहीं हुए, तो उसका फायदा हमको मिला। कंप्यूटर क्रांति जब हुई तो राजीव गांधी ने 3-4 साल में पकड़ लिया लगभग, तो ये फायदा हुआ 1985 में। अगर यहाँ 10 साल देर हो जाते तो यदि हम कंप्यूटर को 1990 में पकड़ते तो शायद हम गली गली में कंप्यूटर पहुंचाने में हमको 2010 आ जाता, लेकिन सन 2000 तक हम गली गली में कंप्यूटर पहुंचा पाए थे। तो भारत के दूरस्थ इलाकों में कंप्यूटर पहुंच गया और उसकी शिक्षा पहुंच गई 10 साल पहले। तो उसका फायदा ये मिला कि आज दुनिया भर में 50 लाख लोग जो है हमारे आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे कामकाजी क्षेत्र के टोटल लोग कितने हैं? 50 करोड़ लोग हैं। 50 करोड़ हमारे यहाँ वर्किंग लोग हैं लगभग। उनमें 50 लाख कितने हैं, कहाँ हैं? आईटी सेक्टर में है। तो ये प्रतिशत तो बहुत कम है।
केवल इससे तो क्रांति नहीं हो सकती। अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई है, मशीन लर्निंग है, 3D प्रिंटिंग है, आपका क्रिप्टो करेंसी वाला पार्ट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इस टाइप की जो चीजें हैं इसको हम लोग चौथी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। अगर इसको हमने समय पर नहीं पकड़ा और इसमें यदि हम आगे नहीं बढ़े तो हम कितना पीछे होंगे आने वाले समय में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब हमने यूपीआई बनाया एनपीसीआई में, हमारे रिजर्व बैंक ने बनवाया, लेकिन यूपीआई में जो 60% पार्ट है वो फोन पे का है, जो वॉलमार्ट है, और गूगल पे है सेकंड पे, थर्ड पे पेटीएम है जो हाइब्रिड है, 50% चाइनीज है, 50% से ज्यादा। इंडिया का भीम यूपीआई कितना यूज करते हैं, भीम पे कितने लोग यूज करते होंगे बताओ, अंदाजा लगाओ आप। तो हमारे इंडिजिनस तो अभी भी नहीं है। तो चौथी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद भी उसको जो यूज करने वाले लोग हैं वो कौन है, विदेशी हैं। सोशल मीडिया हमारे यहाँ का एक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी तो आपको कानून बनाने पड़ रहे हैं। आपके यहाँ का होता तो आप केवल गाइडलाइन हल्की सी जारी करते हो, काम हो जाता, नहीं तो उसकी संपत्ति सील कर देते, दूसरे दिन उसमें ताला डाल देते। लेकिन फेसबुक का आप कुछ कर नहीं सकते, और अमेरिका में बहुत स्वतंत्रता है। तो आपको मैंने जो चारों औद्योगिक क्रांतियों में जो इतिहास बताया उसमें भारत ने केवल और केवल 1985 में गेन किया। जैसे ही वो दुनिया के मेन स्ट्रीम मार्केट में आया, 2-3 साल में हमने उसको कैच कर लिया, और 5 साल में हम लोग उसके बराबरी से उसका मुकाबला करने लगे। लेकिन भारत में जो उद्योगपतियों की जो आदत है ना, वो सेफ रहने की आदत है। भारत के उद्योगपतियों में और दुनिया के दूसरे उद्योगपतियों में बहुत अंतर है, इसलिए भारत में प्राइवेटाइजेशन करते समय आपको सोचना पड़ेगा। भारत के उद्योगपति वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां गवर्नमेंट बहुत अच्छे से रन कर लेती है पहले, और बहुत अच्छे से चला लेती है, तो उस प्रॉफिट वाले बिजनेस को वो खरीदना चाहते हैं। जैसे बीएसएनएल बहुत अच्छा कर रहा था तो प्राइवेट लोग भी आ गए और उन्होंने अपना डेवलप कर लिया। अब इसरो के प्राइवेटाइजेशन का, इसरो ऑलरेडी दुनिया में बहुत अच्छा कर रहा है, अब उसमें प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है कि अब हम उपग्रह बना करके बेचेंगे। तो आप उन्हीं साइंटिस्ट को हायर कर लोगे, गवर्नमेंट 80,000 रुपए दे रही है, 1.5 लाख रुपए दे रही है, आप कहोगे हम 2.5 लाख रुपए देंगे, आप हमारे यहाँ काम करो, और फिर वो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले। और फिर आज जो आपको 30 पैसे या 20 पैसे में कॉल मिलती है, 2 पैसे में कॉल मिलती है, वो कॉल आपकी महंगी हो जाएगी, क्योंकि वो कॉल बहुत महंगी इसलिए हो जाएगी क्योंकि उनका खुद का सैटेलाइट होगा, स्पेक्ट्रम उनका खुद का होगा। अंदाजा लगा सकते हैं ना। तो दरअसल नेहरू ने इसी सोच की वजह से कभी भी प्राइवेट सेक्टर को उतना इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे कि ये कुछ खड़ा करेंगे। अच्छा, वो लोग सारे आए थे बॉम्बे प्लान में, जो जेआरडी टाटा और तमाम जो बिरला और तमाम लोग जो थे उस समय के बॉम्बे प्लान लेके आए थे। उन्होंने ये कहा भी कि हम रिस्क नहीं लेंगे कोई भी नए चीज में, नया कुछ हम कुछ नहीं करेंगे। आप जो नया हमको करने के लिए कहोगे हम कुछ नहीं करेंगे, आप पहले बनाओ, चलाओ, और अगर बहुत अच्छा आपका हुआ तो फिर हम भी आ जाएंगे उस सेक्टर। हमारी जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी 10,000 करोड़ के रुपए के आसपास हर साल ऑयल एंड नेचुरल गैस की खुदाई में और उसमें लगाते थे, नए नए कुएं खोदना, नए नए रिसोर्सेज ढूंढना। 10,000 करोड़ रुपए करीब लगाते हैं हर साल। लेकिन पिछले 5 सालों में ओएनजीसी ने इस काम में केवल 600 करोड़ रुपया खर्च किया। 10,000 करोड़ से कहां पहुंच गए, 600 करोड़ रुपए पहुंच गए। इसका मतलब ओएनजीसी जो है अब ये काम करना बंद कर चुका है। और बाकी के पैसे का क्या हुआ होगा डिविडेंड का, उससे उन्होंने दूसरे पीएसयू खरीदे गवर्नमेंट के, वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करवाया गया। तो ओएनजीसी और एनटीपीसी और इन कंपनियों का तो ये काम है ना कि आपके प्रॉफिट का एक अंश जो नवरत्न है, मिनी रत्न है, वो क्या करेंगे कि वो अपने हिसाब से आरएनडी में लगाएंगे और नए नए। तो उनका ये था कि नहीं, हम बंद करने जा रहे हैं, हमारा अब ये काम नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है, ये प्राइवेट सेक्टर करेगा। और ये हुआ पिछले 5-6 सालों में।
तो ये काम वो घटाते गए। लेकिन उस समय की सोच क्या थी, पूंजीपति भी यही चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है ये काम करे और उसके बाद हम जो इस क्षेत्र में कूदेंगे। तो ये मानसिकता थी, इस वजह से ये। अब दूसरा जो मैं आपको माहौल वाली बात बता रहा था कि सोसाइटी में कैसा एटमॉस्फेयर हो, हमारा समाज कैसा हो, उस आधार पर इन्वेस्टर्स आएंगे। तो हमारी जो स्वतंत्रता संघर्ष की ऊर्जा हमारे पीड़ित होने के कारण, क्योंकि हम पीड़ित थे अंग्रेजों से, पीड़ित व्यक्ति होता है ना, तो उसके घर में आपके यहाँ अगर कोई पीड़ित होता है ना, किसी को बुखार आ जाता है या कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, खटिया पकड़ लेता है, तो वो क्या बोलता है, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। सुना है आपने? जो बुजुर्ग लोग होते हैं खास करके, वो बोलते हैं कि भगवान ये वाली बीमारी तो किसी को न मिले, है ना। किसी का नाखून उखड़ हो जाता है तो बोले नाखून वाली बीमारी किसी के पास नहीं आनी चाहिए। कान में कुछ हो जाए बोले कान का बहुत बेकार होता है। आंख में हो जाए तो बोले आंख वाला काम तो किसी का होना ही नहीं चाहिए। मतलब सब लोग ऐसी ऐसी कामना करने लगते हैं। तो हम लोग भी सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले हो गए थे ना 1947 में। 48 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया था। तो यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर घोषणा पत्र जारी किया, चार्टर जारी किए। हमारे यहाँ से हंसा मेहता गई थी। आपने संविधान सीरियल देखा हो तो उसमें जो महिलाएं, उसमें राजकुमारी अमृत कौर और वो जो हंसा मेहता और वो सब बोलती हुई दिखाई देती है ना महिलाएं, वो सारी महिलाएं हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशंस के उस डिक्लेरेशन में गई। वहां पर विजय लक्ष्मी पंडित थी और उन सब ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दुनिया भर के और दुनिया भर के देशों में जो जो पीड़ित राजनेता थे और जिन जिन लोगों को तानाशाह लोग जेल में डालते थे, हम लोग भारतीय उनको सपोर्ट करते थे। हमारी वजह से कई लोग, नेल्सन मंडेला को फांसी हो जाती, लेकिन भारतीय पीछे पड़े थे कि नेल्सन मंडेला को रिहा करो। तो ये हस्तक्षेप था कि नहीं दक्षिण अफ्रीकी सरकार के उसमें। मार्टिन लूथर किंग को हमारा इंडिया का, हालांकि परतंत्र भारत में भी सपोर्ट था। गांधी जी 1945 में बोलते थे मैं परतंत्र भारत की तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन मेरा जो राष्ट्रवाद है वो अंतर्राष्ट्रीयवाद है। मैं राष्ट्रवाद को भारत की सीमाओं में नहीं तोलता। दुनिया में कोई भी आदमी दुखी नहीं होना चाहिए। दुनिया में किसी भी आदमी को गलत तरीके से जेल नहीं होना चाहिए। दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। तो भारत जो है आंग सान सू की को सपोर्ट करता है। आंग सान सू की जो है वो दिल्ली में नेहरू के घर पे रह के पड़ी है, और क्योंकि वहां दिक्कत थी उनके देश में। और हामिद करज़ई भारत में रह के पड़े हैं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति। तो ऐसे ढेरों लोग, दलाई लामा को हमने शरण दी है, तो इसका मतलब हमने चाइना के उसमें हस्तक्षेप किया है। तो अभी भारत में जब ग्रेटा थनबर्ग और तमाम ये लोग लिख रहे थे, तब आप बोल रहे थे ये हमारा इंटरनल मैटर है और तुम विदेशी ताकत हो, तुम। ये शुरुआत तो हमने की ना। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप करना, यासर अराफात वाले मामले में किया हमने। दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जिसमें भारतीयों ने अड़ंगा नहीं अड़ाया और वहां जाके सपोर्ट नहीं किया। कई लोगों को जेल जाने से बचाया, कई को फांसी लगने से बचाया, कई लोगों के लिए आंदोलन किया भारतीयों ने। तो ये आपका इंटरनल मैटर कब से हो गया? इंटरनल मैटर हो ही नहीं सकता किसानों का। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, ये आपको डिटेच करती है। इससे आर्थिक विकास बाधित होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये एक स्वस्थ वातावरण ये होता है कि आप ओपन कंट्री हैं, आपके यहाँ कोई भी कमेंट कर सकता है। आप भी दुनिया में कहीं पे भी कमेंट करते आए हैं और आज भी करते हैं। नहीं तो आप कैसे बोल गए पाकिस्तान में वो जो उधर कौन सा था बलूचिस्तान के लिए? हम लोग बोलते हैं ना, बल्कि हम गर्व करते हैं। हमने तो एक कंट्री को तोड़ के दूसरा कंट्री बना दिया। इससे ज्यादा हस्तक्षेप और क्या हो सकता है? बांग्लादेश का उदय कर दिया। इससे ज्यादा कोई हस्तक्षेप हो सकता है क्या? कि एक उसके ही 2 टुकड़े कर दिए हमने विदेशी देश के। इससे ज्यादा हस्तक्षेप कहाँ हो सकता है? और वो तो कहीं गुहार करने भी नहीं गया, ये क्या लगा रखा है तुमने। हम चाइना के शिनजियांग प्रांत के बारे में बोलते ही हैं, वीगन मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, हम रोहिंग्या के बारे में बोल रहे थे। तो इसलिए जो यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेयर मानवाधिकार जो है, वो मुझे लगता है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की उपज है। मानवाधिकारों को पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए भारत ने नेतृत्व किया है, लीडरशिप दी है।
उसका चार्टर बनाने में, उसका प्रस्तावना बनाने में, मानवाधिकारों की घोषणा में जो ड्राफ्टिंग की गई है उसमें इन सब लोगों का योगदान है। बात समझ में आई ना? ये वातावरण बनाता है आपकी अर्थव्यवस्था के लिए। तो मैं आज वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बता रहा हूं कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पे आर्थिक वातावरण बनते हुए दिक्कत आएगी, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो सोचेगा कि यहाँ तो मानसिकता ऐसी चल रही है, तो आउटसाइडर बोलते हैं, तो फिर आपके पास मनी कैसे आएगा? और आपके यहाँ का जो उद्योगपति प्राइवेटाइजेशन की जो आप बात सोच रहे हो वो तो सुविधा भोगी है, वो तो आपका जो सेफ रन कर रहा है और आपके यहाँ जो प्रॉफिट में चल रहा है उसको लेना चाहता है बस। वो नया तो कुछ खड़ा नहीं करना चाहता। यहाँ का पूंजीपति आपको कोई लगता है कि वो घाटे का कोई सौदा करेगा, नया रिस्क लेगा, नया कुछ इनोवेटिव करेगा, नए क्षेत्र में R&D करेगा और फिर वहां कुछ करके दिखाएगा? अगर उसको ये कुछ करना है तो फिर गवर्नमेंट के भरोसे रहने की जरूरत ही नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, उसको गवर्नमेंट की तरफ ताकने की भी जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही निर्माण कर लेगा। तो मैं 5 आदमी लिखवाता हूं जिन्होंने भारत के निर्माण में बहुत योगदान दिया, उनकी टिप्पणी लिखिएगा। विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और आईटी सेक्टर के लिए फकीर चंद कोहली, FC कोहली। अब ये 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत निर्माता कहे जा सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र में। परमाणु ऊर्जा के लिए तो इन लोगों को कोई प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में इन लोगों को प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में नहीं जाना पड़ा। और आज हम लोग 1948 में हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा आयोग था, 48 में, जब संविधान भी नहीं बना था। ये सबसे पहले करने की क्या जरूरत थी? तो ये दूरदृष्टि, ये जो फोरसाइट है आपको दिखाई पड़ेगा कि ये क्यों जरूरी था। आज आप इसके रिजल्ट्स देखते हैं। और फकीर चंद कोहली ने जो TCS बनाया, टाटा कंसल्टेंसी, उस जमाने में बनाया, आज टाटा उसी पे जिंदा है। टाटा का सब कुछ बैठ गया लेकिन TCS जो है आज भी काम कर रहा है। और दुनिया में उसने तब काम किया जब कंप्यूटर्स बहुत नए नए थे और दुनिया भर की कंपनियां नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट के और इनके भी बहुत ज्यादा पते नहीं थे, तब आपका TCS काम कर रहा था। और तब से लेके अब तक अमेरिका में वो जो हम BPO करते हैं ना, वो वाला, वो उस समय से आउटसोर्स कर रहा था। वहां ठेके ले रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे। अच्छा आपके यहाँ ये करवाना है, हम करवा देते हैं। अच्छा आपके डिफेंस में ये पूरा इतना सिक्योरिटी चाहिए, आपको कंप्यूटर उस लेवल पे चाहिए, हाँ कर देते हैं। भारत में सेंट्रल बैंक को चाहिए था, बोले आपका बैंकिंग करना है, इंटरनेट उस समय आपका इंटरनेट करना है, हम कर देते हैं। ये सब उस जमाने में हो रहा था और ये लोग कर रहे थे। ये प्राइवेट सेक्टर इन्होंने खुद ने डेवलप किया अपना खुद का। और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मैंने आपको ये 3-4 नाम बताया। वर्गीज कुरियन ने जो श्वेत क्रांति के रूप में आपने देखा अमूल क्रांति की है, हरित क्रांति डॉक्टर स्वामीनाथन के माध्यम से हुई, सरकारी क्षेत्र के माध्यम से हुई। तो इन लोगों को तो किसी का सपोर्ट नहीं था ना, इन लोगों ने तो अपने बल पे किया। सरकार ने क्या किया इनके लिए? सरकार ने बल्कि इनका उपयोग किया। तो ऐसे जो एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसे जो लोग हैं, वैसे लोगों की आवश्यकता और वो लोग करेंगे, न कि प्राइवेटाइजेशन से जो हमारा उद्धार होगा। वो तो हमारे सरकारी क्षेत्र की जो प्रॉफिट वाली कंपनी है उसको ले जाएगा और उसको पर्सनल प्रॉफिट बनाएगा। वो तो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज करेगा और अपने आप को एम्पावर करेगा, वो जनता को नहीं होने देगा। और उसे रोजगार भी बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है। अभी 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में तो रोबोटिक्स भी आता है, तो उसमें रोबोट्स लग जाएंगे, ये लग जाएंगे। कई सारे ऐसे उद्योग हैं जिसमें 1 या 10 आदमी काम कर रहे हैं, बाकी किसी जमाने में 4000 लोग काम करते हैं, उसकी जगह पे सब मशीनें हैं, सब मशीनों से होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है सब कुछ, पूरा प्रोडक्ट तैयार होकर के बाहर आ जाता है। तो पूंजीपति तो मशीनें यूज करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेगा, वही मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ये सब यूज करेगा। तो आपके यूथ को जो रोजगार देने वाली बात है, वो तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी प्राइवेटाइजेशन के कारण जो है कभी आ पाएगा।
तो आप लोग जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ते समय में मैंने आपको बहुत अलग तरीके से उसका एक दृश्य प्रस्तुत किया। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं आपको इस तरह से बताऊं, लेकिन मैंने जब शुरू किया तब मैं कुछ अलग बात बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है आपके दिमाग में एक दृश्य प्रस्तुत हुआ है कि हमारी इकोनॉमी जिगजैग ऐसे जाते जाते कैसे यहाँ तक पहुंची है। और अब आगे का दृश्य भी आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप 2030 और 2040 को देखना चाहते हैं तो इस क्लास के बाद में, कल की क्लास के बाद में आप सरकार को सलाह देने लायक बनेंगे, क्योंकि आपका विजन क्लियर होगा। और उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, विकिपीडिया से कर सकते हैं, आपके दत्त सुंदरम, मिश्रापुरी, रमेश सिंह, कोई सी भी किताब उठा लेना इकोनॉमी की, उसकी सीक्वेंस में देख लेना। नहीं तो आप भारत 2021 आ गई होगी, सरकार का डॉक्यूमेंट उठा लेना, उसमें आपको मिल जाएगा पूरा इवोल्यूशन कि भारत ने किस तरह से इवॉल्व किया है। तो हमने बड़ी मुश्किल से पर कतरे हैं प्राइवेट लोगों के, और पर कतरने में 2-3 तरह की चीजें आई हैं। कुछ तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिसमें पर कतरना आसान हो जाता है। जैसे आपके घर में किसी एक भाई की बहुत ज्यादा चलती है, बहुत ही ज्यादा चलती है, और वो बहुत बदमाश भी है और चलती भी उसी की, और वो कैसे भी करके अपनी बात बनवा लेता है। लेकिन मान लीजिए उससे कोई मर्डर हो गया और उसको 6 साल की जेल हो गई, मतलब 6 साल तक वो जेल से आया नहीं, तो परिस्थितियां बदल जाएगी। तो उसमें जो वो मर्डर होना और उसका जेल जाना, ये टर्निंग पॉइंट होगा। तो भारत के इतिहास में भी कई बार ऐसी चीजें हुई कि चीन ने हमला कर दिया या पाकिस्तान का हमला हो गया, भारत में जबरदस्त अकाल पड़ गया। अब जैसे अभी हमारा लगभग 17-18 महीने से जीडीपी नीचे जा रहा था और अचानक से पेंडेमिक आ गया, तो अब 28 महीने का जीडीपी का स्लो डाउन हो गया। लेकिन वो क्रेडिट जो है वो किसको चला गया? एक तरह से पेंडेमिक को, कोरोना को हो गया। बाकी सरकार का फेल्यूर था, तो सरकार के लिए एक संजीवनी का काम किया इसने, क्योंकि ऑलरेडी 18 महीने से हालत खराब थी, जीडीपी नीचे था, और एकदम से बहुत ही ज्यादा गर्त में चला गया, तो बोल देंगे कि ये तो हुआ ही इसी के लिए, और वो बहुत आसान हो जाएगा। तो पेंडेमिक ने जिस तरह से सपोर्ट किया है, डिमोनेटाइजेशन माफ हो गया, जीएसटी माफ हो गया, सब कुछ माफ हो गया, जिसके कारण से स्लो डाउन था, वो सारी गलतियां माफ हो गई, क्योंकि हम लोग कोरोना में उलझे हुए और सरकार के साथ हैं हम, और होना ही पड़ेगा, इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो विपक्ष का तो सारा का सारा जो है वो खेल ही खत्म हो गया। किसने कर दिया? कोरोना ने कर दिया। ऐसा इतिहास में कई जगह हुआ है कि या तो नेचुरल कैलेमिटीज आई हैं, अकाल पड़ गए हैं, जबरदस्त ड्राउट आया है, और मानसून में दिक्कत आई है, या फिर युद्ध छिड़ गया, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, चाइना के साथ युद्ध हो गया, परिस्थितियां बदल गई। तो ये जो टर्निंग पॉइंट आया है, उससे भी हमारी आर्थिक नीतियां प्रभावित हुई है, और कुछ गलतियां पूंजीवादी लोगों ने की। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी दिया हुआ है ना, सारे डीपीएसपी ध्यान से पढ़ लेना, भारत का आर्थिक इतिहास आपको समझ में आ जाएगा। डीपीएसपी में 38-39 में साफ साफ लिखा हुआ है, 39(1) तो साफ साफ कहता है कि संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होने देगा। राज्य का एक कर्तव्य है, राज्य का एक कर्तव्य है कि संपत्ति का इकट्ठा कंसंट्रेशन होने ही नहीं देगा, कंसंट्रेशन होने ही नहीं देना है, यानी कि प्राइवेटाइज किसी भी चीज को नहीं होने देना है। ये किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी बनती है। पंचायती राज, डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ तक कि आपको सरपंच पे भी भरोसा करना चाहिए, गांव के सरपंच पे, कि वो अपनी नीतियां बना लेगा, अपने गांव के कानून बना लेगा, अपने गांव में विकास कार्य कर लेगा, अपने गांव में टैक्स लगा लेगा, अपने गांव के लोगों से जो टैक्स लगाएगा और अपने पास रखेगा और जाकर के डेवलपमेंट के काम करेगा। इस बीच में जो है वो पूरा सक्षम है ऐसा करने के लिए, ये आपको विश्वास करना है। आर्टिकल 40 कहता है पंचायती राज, वो कहता है कि आपको विश्वास करना है अपने सरपंच के ऊपर। गांव के लोगों को हक है कि वो अपना सरपंच बनाए, और सरपंच को ये अधिकार है कि वो गांव की समस्याएं सुलझाए। यहाँ तक कि ग्राम न्यायालय तो है, वो छोटे मोटे एक्सीडेंट हो गए या खरोच आ गई या झगड़े हो गए, इन सब का न्यायालय में वो तहसीलदार की शक्तियां धारण करता था, सरपंच और उसका सेक्रेटरी।
तहसीलदार की शक्तियां उसको दे दी गई थी कि तुम अपने सारे काम न्यायालय में फालतू, एक आदमी उधर से आ रहा था, एक इधर आ रहा था, बाइक से टकरा गए, वहां न्यायालय में केस लंबित है, वहां वो जज भी परेशान है और वकील करना पड़ रहा है। ये सरपंच क्यों नहीं कर लेता कि तू इसका इलाज करा दे, इसकी मोटर बाइक सुधरवा दे, दोनों कर जाओ। ये गांव में हो गया काम। तो ग्राम न्यायालय, कोर्ट तक की बात आ गई, ग्राम न्यायालय की बात आ गई। तो ये तो इंपावर करने वाली बात है। यही महात्मा गांधी के सपनों का भारत है। इसी को राम राज्य माना गया था, इसी को कहा था पंचायती राज, और इसी कंसेप्ट के आधार पर आया था कि आपको सारी चिंता आपको नहीं करना है कि ये नहीं कर पाएंगे, हम बार बार हर चीज में ये होता है ना, ये इनसे नहीं होगा। नेहरू भी सोच लेते, रिजर्वेशन ही नहीं देते आदिवासियों के लिए। कंसेप्ट आया था नेशनल पार्क थ्योरी, नेहरू तैयार भी हो गए थे। वेरियर एल्विन जब लेके गए थे नेशनल पार्क थ्योरी, तो नेहरू तो तैयार हो गए थे कि हाँ हाँ नेशनल पार्क बना देते हैं, टाइगर रिजर्व बनाते हैं वैसे ट्राइब्स का रिजर्व बना देते हैं कि इस इलाके में कोई जाएगा ना आएगा, ये वहीं रहेंगे और ये इधर मेनस्ट्रीम सोसाइटी में नहीं आएंगे, शहरों में नहीं आएंगे। अगर ये बना दिया होता तो आज तो ट्राइबल लोग जो है सब अधिकारी बने हुए हैं, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई प्रोफेसर बना हुआ है ट्राइब्स में से, तो ये सब थोड़ी होता। लेकिन उन पर विश्वास करना पड़ा ना। शुरू में आरक्षण दिया था, बहुत गड़बड़ भी हुई होगी, बहुत कमजोर, बहुत कम परसेंटेज वाले लोग भी सिलेक्ट हुए, तो तमाम लोगों ने कहा लेकिन उनको आप कभी ना कभी मौका दोगे। तो आज जैसे किसी की माँ या किसी की नानी सरपंच रही होगी आज से 30 साल पहले, और उस जगह उसके नाना जी जो है वो सिग्नेचर करने जाते होंगे, तो उस लड़की ने तो संकल्प लिया ना कि मैं अगर भविष्य में कभी सरपंच बनी तो मेरा पति नहीं जाएगा, मेरा सिग्नेचर नहीं करूंगी। तो एक पीढ़ी के बाद में, 2 पीढ़ी के बाद में तो आपको ओरिजिनल सरपंच मिलेंगी ना महिलाएं। तो आप महिला आरक्षण का विरोध ही करते रहोगे कि ये घूंघट निकालती है और इसका पति जाता है और वही डिसीजन लेता है और इसको बंद कर दो। बंद कर दिए होते तो आज आपको इतनी बोल्ड और पढ़ी लिखी जो सरपंच मिलती है और ऐसी ऐसी सफलता की कहानियां जो देखने को मिलती हैं, ये कहाँ मिलती। दलितों को अगर उसी समय रोक दिया गया होता कि तुमको आरक्षण दे रहे हैं तो तुम तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, परसेंटेज तुम्हारे है नहीं, तुमको नौकरी पे क्यों लगाएं, तो आज दलित लोग जो कई जगह पर अच्छा कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। तो शुरुआत तो आपको करनी पड़ती है, विश्वास करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डीपीएसपी का जो 40 है आर्टिकल, वो विश्वास दिलाता है, वो विश्वास की बात करता है। इसलिए आप देखोगे कि 1993-92 में आपका 73वां 74वां संशोधन अधिनियम आया ना, और पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज की बात आती है। तो हमारे डीपीएसपी में जड़ें हैं उसकी, और वो संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होने देंगे। तो वो जो बैंक थे पहले, वो सारे इंदिरा गांधी के विरोधी लोगों के बैंक थे, और इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे और कहते थे ये किसी काम की नहीं, क्योंकि फंडिंग सारी उनके हाथ में थी। उसको गुस्सा आया, उसने नेशनलाइजेशन कर दिया, बोले अब तुम्हारे प्राइवेट बैंक रहेंगे ही नहीं, अब ये सब सरकारी बैंक होंगे। क्योंकि वो अपनी मर्जी से केवल उन्हीं लोगों को लोन देते थे ना, पूंजीपतियों को ही लोन देते थे। और नेशनलाइजेशन के बाद में बैंक गांव-गांव पहुंच गए, छोटे छोटे लोगों को लोन मिलने लगे, लघु उद्योगों को लोन मिलने लगे, कृषि के लिए लोन मिलने लगे। तो बैंकों की पहुंच किन लोगों तक हो गई? छोटे लोगों तक हो गई, तो वो गरीबों की मसीहा बन गई। तो ये संपत्ति का विकेंद्रीकरण, संपत्ति को कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देंगे। आर्टिकल आया नहीं आया? तो सारा का सारा डीपीएसपी पे काम हुआ है पूरे आर्थिक इतिहास में। अभी 2021 में वही डीपीएसपी अब आपको साइड में होते हुए नजर आते हैं, आएंगे कि इनकी कोई जरूरत नहीं है। आया समझ? इसलिए दिक्कत आएगी, इसलिए आप जो पढ़ रहे हो आपको दिक्कत आई। इसलिए तो वो बोल रहे हैं कि जो बाबू लोग हैं, जितने भी आईएएस हैं, ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है, क्योंकि वो ये पढ़ के जाते हैं पॉलिटी और वो आर्टिकल लगाते हैं फिर वहां, तो वो उनको विश्वास नहीं होता। दरअसल बाबू जो है आईएएस है ना, वो एकदम गलत जगह पे साइन नहीं कर पाता। वो चाहते हैं कि आप साइन करो, अभी हमको जरूरत है, अभी हमको पार्टी में 10 लाख रुपए की जरूरत है, 1 करोड़ की जरूरत है। तो सीधा सीधा बोलता है कि देखो नीचे 400 एम्बुलेंस आ गई हैं, आप सिग्नेचर करो कि 400 एम्बुलेंस प्राप्त हुई, मेरे रिकॉर्ड में है, मैंने फिजिकली वेरीफाई कर लिया है, और अब हम इनको जिलों में भेज देंगे, सिग्नेचर करो, एक्सेप्ट करो। अब उनमें डील हो गई, करोड़ों की डील हो गई है, और
अब वो करता नहीं तो पार्टी फंड नहीं आ पाता, समय पे पैसा नहीं आ पाता, सामने वाले में डील खराब होती है, मंत्री की इमेज खराब होती है, तो वो चिल्लाते हैं कि बाबू फाइल नहीं करता। बाबू बोलता, आईएएस बोलता है कि दिखाओ तो सही कहाँ है, वो आ जाएगी ना, आ जाएगी। बोले नहीं डील हो गई है, भेज देंगे। नहीं बोले तुम इसमें लिखे हो कि वो खड़ी है नीचे, तो मुझे तो यहाँ वल्लभ भवन के, सतपुड़ा के, विंध्याचल के आसपास कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि 400 एम्बुलेंस खड़े करने का मैदान कहाँ पर है इतनी बड़ी पार्किंग कहाँ है। वो तो मुझे समझ में आया ना, पहले मैं तो रोज आता हूँ। बोले तुम सिग्नेचर करो ना, तुमको इससे क्या लेना देना है। अब वो करता नहीं तो फिर पॉलिटिशियन छेड़ता है कि बाबू लोग गड़बड़ है। आया समझ में? ये रेड टेपिज्म है। तो रेड टेपिज्म तो इसलिए है क्योंकि वो जानता है आप फर्जी साइन कराना चाहते हो, सीधा सीधा बेवकूफ बनाना चाहते हो। जनता को कोई लेना देना नहीं है, उसको कुछ समझ में आना नहीं है, जनता पढ़ी लिखी नहीं है, वो क्वेश्चन करती नहीं है, आरटीआई में मांगती नहीं है। बाबू तो वो पढ़ा लिखा है, तो वो तो आपके साथ में जुड़ेगा नहीं इस तरह से। अच्छा नेता तो बदल जाते हैं। अच्छा सिग्नेचर कभी भी भारतीय पूरे हमारे जो पूरी एग्जीक्यूशन है, पूरा सिस्टम, इस पूरे एग्जीक्यूटिव सिस्टम में कभी भी सिग्नेचर किसी भी मंत्री, विधायक और सांसद के नहीं होते। सिग्नेचर हमेशा आईएएस ऑफिसर के होते हैं, आईपीएस के होते हैं, सिविल सर्वेंट के सिग्नेचर होते हैं। तो वो सेक्रेटरी होता है और वो राज्यपाल के नाम से करता है सिग्नेचर, वो भी नीचे लिखता है राज्यपाल के आदेशानुसार, और फिर सिग्नेचर अपने ठोकता है। तो वो तो अकाउंटेबल कभी भी नहीं होता। तो जो अकाउंटेबल है वो तो क्वेश्चन करेगा क्योंकि उसके सिग्नेचर हो रहे हैं, उसी को आप गलत बताओगे, उसी को आप बताओगे कि ये रोक के रखे हुए हैं, ये काम खराब कर रहा है। अब आप पढ़ते हो इन्वायरमेंट पढ़ के जाते हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, कई कोटेशन पढ़ते हो, कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट का आप किताबें पढ़ते हो, तो आपको वो बताता है ना कि एक पेड़ इतने सालों में ऑक्सीजन देता है, एक पेड़ इतने सालों में ये करता है, और एक पेड़ बड़ा होने में इतना समय लगता है। आप काफी गहराई से इकोनॉमिक इसको पढ़ते हो, इकोलॉजी को, और ये प्रस्ताव फाइल आ जाती है एकदम कि वो अंबानी को, अडानी को, इनको फलाने को ये जमीन खाली चाहिए अभी, और ये 5000 पेड़ों की काटने की अनुमति दो, सिग्नेचर करो। तो आदमी वो सोचता है ऐसा प्लांटेशन ये करेंगे, बोले नहीं ये प्लांटेशन करेंगे दूसरी जगह पे, ये 5000 पेड़ काटेंगे, दूसरी जगह 5000 पेड़ लगा देंगे। तो उसको तो बकरी खाती हुई दिखती है ना, उसको तो नए पेड़, और उसको तो लगता है कि वहां पानी देने कोई नहीं जाएगा, है ना। ऐसे जब 40 डिग्री होगा, 44 डिग्री होगा, तो कौन पानी देने जाएगा वहां पे, और पेड़ तो सूख करके खत्म हो जाएगा। और ये तो जो पेड़ बना हुआ है ये तो 200 साल में बना है, जिसको ये काटने जा रहे हैं, तो उसकी कलम चलती नहीं उतनी आसानी से। एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है वो उतनी आसानी से देता नहीं आईएएस। तो बोलते तुम विकास को बाधित करते हो, तुम समस्या खड़ी करते हो। अब बात समझ में आ रही है ना, ये जॉब में जब आप जाओगे तो वहां आपको समझ में आएगा। कई लोग नहीं भी जाएंगे क्योंकि सब लोग तो जाते नहीं है, तो इसलिए मैं अभी से बता देता हूँ आपको, वहां तो खैर सब समझ में आ जाएगा कि असलियत क्या है। तो हर आदमी वहां नहीं पहुंच पाता, तो कम से कम उसका मन तो बन जाए, उसको समझ में तो आ जाए कि बाबू की लाल फीताशाही क्या है। बाबू की लाल फीताशाही ये है कि वो सही गलत का हिसाब करने लगता है। क्योंकि ये बात तो है कि बाबू को कोई पैसा नहीं देता इतनी आसानी से, पैसा सारे मंत्री खाते हैं। सिग्नेचर करने के लिए आईएएस से कहेंगे, तो अगर आप उसके बंगले पे जाते हो, चमचागिरी करते हो, तो एक टुकड़ा मिल जाता है आपको। 10 करोड़ उसने खाया तो 10 लाख आपको मिल जाएगा। कुत्ते को जितनी रोटी का टुकड़ा मिलता है ना, उतना मिलता है। तो कुत्ते जैसी हालत है, बहुत ज्यादा अच्छी हालत नहीं है। इसलिए रिश्वत नहीं लेना ज्यादा अच्छी स्थिति है। नहीं लेना ज्यादा इसलिए क्योंकि उसने 10 करोड़ खाया तो आपको 10 लाख ही मिलेगा। तो वो भी आपको मिन्नतें करनी पड़ेंगी, और वो भी आपको कचरे करने पड़ेंगे अपने बहुत। यानी कि वो जिंदगी भर आपको कुत्ता ही मानेगा, और कुत्ता मान के बिहेव करेगा, वैसे गालियां भी देगा और वैसे सबके सामने सुनाएगा, और 50 लोगों को आपका कैरेक्टर भी बताएगा। और किसी दिन फोन पे आया और आप ज्यादा इतरा है तो वहीं से 10 आदमी के सामने गाली भी दे देगा, और आपको सुनना भी पड़ेगी, क्योंकि वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी रख लेगा, फोन की रिकॉर्डिंग भी रख लेगा, 4-5 तरह के सबूत भी रख लेगा आपके, फिर वायरल कर देगा, तो फिर आपका सस्पेंशन। तो 10 लाख बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए जिंदगी में 10 लाख के चक्कर में पड़ना मत, कोई मतलब नहीं है उसका। स्वाभिमान बेच करके कोई नहीं। 4th पेपर समझ में आया? ये 4th पेपर में चले गए थे हम चलिए, तो मुझे लगता है कि दोनों तरह की स्थितियां आपको धीरे धीरे समझनी है। और
अब आपको खुद को जो है लिखते समय में, अच्छा यूपीएससी के क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो यही सब प्रश्न है, चाहे फोर्थ पेपर पढ़ोगे चाहे थर्ड पेपर पढ़ो, यही सब प्रश्न है और यही लैंग्वेज रहेगी। हम असहमत इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वातावरण ऐसा नहीं है, ऐसा लिखने लायक नहीं है, इसलिए हमको कई बार असहमति आती है, तो आपकी राजनीतिक विचारधारा के कारण आती है। तो राजनीतिक विचारधारा के कारण हो सकता है कि हम असहमत हो सकें सोचने समझने में, लेकिन मैं आपको यूपीएससी के हिसाब से सोचना समझना सिखाना चाहता हूँ, आपके हिसाब से नहीं। आपका तुष्टिकरण नहीं करना चाहता, मैं परीक्षक का तुष्टिकरण चाहता हूँ, और क्वेश्चन के साथ जस्टिस होना चाहिए। तो क्वेश्चन सारे आप पढ़ोगे, इस साल के पढ़ लो, मोदी जी के आने के बाद में 2014 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ डालो, आपको यही लैंग्वेज मिलेगी क्वेश्चन की। आलोचनात्मक ही लिखना पड़ता है और वो आलोचनात्मक ही पूछ रहा है। बस ये है कि वहां सुझाव के रूप में लिखना है और नीतियों को क्रिटिसाइज करना है, नेताओं को नहीं करना है। किसको करना है? पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना है। नेता का नाम नहीं लिखना है कि नेता खराब है और ये पॉलिसी ऐसी घटिया बना रहा है। आप बोलोगे पॉलिसी घटिया है, ठीक है, नेता को घटिया बताने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी को घटिया बताना है कि पॉलिसी खराब है, बस ये हो गया काम आपका, यही बताना। तो नेशनलाइजेशन आपको समझ में आया होगा, और जो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया उसका कारण समझ में आया होगा, क्योंकि उस समय युद्ध भी था और अकाल भी था। अकाल था तो किसानों का बहुत बड़ा रोल था, और चूंकि युद्ध था तो जवानों का बहुत बड़ा रोल था। तो इसलिए उस समय की आर्थिक नीतियां जो थी वो बड़ी अलग प्रकार की नीतियां थी, क्योंकि खर्चा ही खर्चा था। अकाल था तब भी वेलफेयर करना था, युद्ध था तब भी वेलफेयर करना था। बाद का समय जो आप देखेंगे वो तो आप, मैं चाहता हूं कि एक बार आप पढ़ के आए, भारत का आर्थिक इतिहास पढ़ के आए। इसके लिए आप अगर सबसे अच्छा सोर्स अगर चाहते हैं तो इग्नू का मटेरियल, ई ज्ञान कोश पे चले जाइए और वहां से इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वो उठाइए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा, ई ज्ञान कोश, इग्नू की वेबसाइट है, ठीक है। इसको पढ़िए, यहां से 3 या 4 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 14 नेशनलाइज बैंक की लिस्ट बनाई है, उस समय में बाद में और हुए थे, 19 हो गए थे। तो 1969 का जो नेशनलाइजेशन है, बैंकों का नेशनलाइजेशन, उसके ऊपर एक नोट लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए 100 वर्ड का, और सब बैंकों का नाम लिखिए, कारण समझ में आएगा आपको। अभी अमेलगमेट किया था बैंकों को पिछले साल, उसके नतीजे क्यों होते हैं ऐसे। अब हमारे जो सुब्रमण्यम है वो इकोनॉमिक सर्वे में, पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में येस बैंक की तारीफ कर रहे थे कि आपको बैंकिंग देखना है तो येस बैंक को देखो, और अगले ही 1 आध महीने 15-20 दिन बाद जब इकोनॉमिक सर्वे आया तो येस बैंक ही डूब गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं और सरकार के जो सलाहकार हैं उनका विजन कितना, 1 महीने आगे का विजन भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत बुरी हालत है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम तो अभी स्टूडेंट हैं, हम तो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन किया है, सरकार चलाने वाले तो बहुत समझदार होंगे। तो ये तो आप हमारी गलतफहमी है, क्योंकि अगर वो इतने ही समझदार होते तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं होती। ब्लेंडर मिस्टेक, जबरदस्त मिस्टेक, वो गलतियां ही नहीं कही जाए, बल्कि मैं उनको क्राइम कहूंगा। वो हमारी नीतियां बना रहे हैं और हम लोग उनके भरोसे हैं। पर ये सिस्टम है, डेमोक्रेसी की एक शान है और डेमोक्रेसी का एक डिसिप्लिन है कि हम जिसको चयन कर लेते हैं, निर्वाचित कर लेते हैं, हम उनके अधीन रहते हैं। यही तो शान है, यही विशेषता है डेमोक्रेसी की, कि इसमें हमारा निर्वाचित नेता जो होता है या हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, उनके अनुसार, उनके निर्णय के हिसाब से हम लोग चलते हैं। लेकिन विरोध करने का अपना एक तरीका होता है, इसलिए लोग विरोध करते हैं। दरअसल क्या है कि जब आपकी नीतियां स्पष्ट नहीं होती तो आपका सुधार भी उतना स्पष्ट नहीं होता, ठीक है। नीतियां जब स्पष्ट नहीं होती ना, पॉलिसी, तो फिर वो जो रिफॉर्म जो आप चाहते हो ना वो भी नहीं होता। जैसे कृषि में सुधार, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, फार्म लॉज, तो कृषि की जो 3 बड़ी समस्याएं हैं वो है हमारे भारतीय कृषि की 3 बड़ी समस्याएं हैं कि वो छोटे छोटे खेत होते जा रहे हैं। 1950 की स्थिति में मान लीजिए किसी के 5 भाई थे तो 5 टुकड़े हो गए थे, उनके फिर 5 भाइयों के 2-2, 3-3 बच्चे थे तो 15 टुकड़े हो गए। फिर उसके बाद उनके 2-2, 3-3 बच्चे हुए तो वो 45 टुकड़े हो गए। तो जो खेत एक बहुत बड़ा खेत होता था उसमें प्लानिंग हो सकती थी, एक साथ किसी एक फसल की खेती हो सकती थी या बहुत कुछ हो सकता है। अब उसमें 45 तरह के दिमाग चलते हैं,
और 45 तरह की चीजें खेती होती, तो जो छोटे टुकड़े होते जाना खेती की, ये भारतीय कृषि की समस्या है। इसके ऊपर सरकार ने फार्म लॉज में कुछ बोला ही नहीं है। सिंचाई की समस्या है, मानसून की समस्या है, इसके ऊपर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। और क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जलवायु परिवर्तन जो होता आ रहा है, उसकी जो चुनौतियां खेती में आ रही है। तो दरअसल जो रिफॉर्म करना थे और फॉर्म में जो किसानों के लिए या जो एग्रीकल्चर के लिए जो कुछ करना था, उसके बारे में तो वाकई में तो आप कर ही नहीं रहे। आप कर रहे हैं मार्केटिंग के बारे में, बेचने के बारे में, स्टोर करने के बारे में। ये तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, उसको तो किसान चैलेंज मान ही नहीं रहा है। आप इसके ऊपर कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वो लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आप गलत दिशा में रिफॉर्म कर रहे हैं। सरकार का काम है कि आप वहां रिफॉर्म करो, उसके सॉल्यूशन करो। लैंड रिफॉर्म करो, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म का पहला भाग है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। तो आपको भूमि सुधारों पे ध्यान देना चाहिए, ये सरकार का काम है कि कैसे आप करेंगे। तब तो फिर क्रॉप की बात कर पाएंगे कि कैश क्रॉप्स भी कितनी होंगी और अनाज कितना उगाना है और वो सब है। एमएसपी के साथ कुछ अगर आपको छेड़छाड़ करनी है तो उसके लिए आप कंसेंट बनाओ, लार्ज स्केल पे सहमति बनाओ, क्योंकि एमएसपी आया था वो हरित क्रांति की वजह से आया था। हरित क्रांति में आपने प्रलोभन दिया था, लोग उगाना नहीं चाहते थे, आपने जबरदस्ती की, आप उगाइए तो सही, हम खरीदेंगे, मिनिमम इतना तो हम आपको देंगे। लोग बोलते थे मार्केट में कोई इसका पैसा नहीं देता, क्या करेंगे उगा के। सरकार ने वादा किया कि हम देंगे, हम मिनिमम इतना आपको देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, और वो आप देते जा रहे थे और बढ़ाते भी जा रहे थे। लेकिन आज वो बहुत कम रह गया, और सरकार के लिए जो कम है, जो किसान के लिए बहुत कम है, वो सरकार के लिए बहुत ज्यादा लग रहा है उसको, सरकार को, कि हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं। क्योंकि इतना ज्यादा भंडार करके भी क्या कर लेंगे, 4-4 साल का अनाज हमने रखा हुआ है अभी, फिर और हम उसको महंगा खरीद रहे हैं। आदमी के पास जैसे आपके पास 1 क्विंटल गेहूं पड़ा हुआ है और कोई सस्ता देना चाहता है, आधे पैसे में देना चाहता है, तो आप 1 क्विंटल और रख लोगे। लेकिन कोई अगर दुगने भाव में देना चाहेगा और आपके पास आज 1 क्विंटल है, तो आप क्यों खरीदोगे? बात समझ में आई ना। पर सरकार को है कि उसके पास बहुत ज्यादा है, 4 साल का रखा हुआ है, उसके बावजूद उसको महंगा खरीदना है, उसके हिसाब से वो बहुत महंगा लगता है। तो सरकार तो बिजनेसमैन नहीं है ना, सरकार तो प्रॉफिट के लिए नहीं होती, सरकार को तो वेलफेयर करना पड़ता है। तो वो बिजनेसमैन की तरह सोचने लगी कि मेरे पास जब 4 साल का है तो मैं इतना एमएसपी क्यों दूं। तो ये जो चीजें सोचने लगे, और आप जिस पे रिफॉर्म करना चाहते हो उसके लिए फिर आपको कानून भी बनाना चाहिए, नई नीतियां भी बनानी चाहिए। जैसे आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई, वैसे एक नई कृषि के ऊपर नीति बनाई है। लेकिन लोगों से बात कीजिए, किसानों से बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप गलत रिफॉर्म मत कीजिए। आपने जो रिफॉर्म किए हैं वो गलत दिशा में किए हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है वो किए हैं, और वो इसलिए किए हैं क्योंकि ये पूंजीपतियों को चाहिए, हमारे देश के अमीरों को, खास करके अडानी और अंबानी को ये चाहिए, क्योंकि वो उसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। ओवर कॉन्फिडेंट थे वो कि हम सरकार लेके आ रहे हैं तो हमारे लिए कम से कम इतना होगा, तो वो तो इन्वेस्ट कर चुके हैं। उन्होंने तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया कि ये कानून आने जा रहे हैं, इस वजह से हम ये पहले से बना के रखते हैं, क्योंकि अचानक से कानून बन गया तो हम स्टोर कहाँ करेंगे, प्रोसेस कहाँ करेंगे, बेचेंगे कहाँ पर। तो वो तो अपने सौदे कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर, उनको किसी भी, ये जो कानून है फॉर्म लॉज तीनों, ये अडानी और अंबानी को किसी भी कीमत पे चाहिए, चाहे 50 करोड़ लोग मर जाएं इस देश के, तो भी उनको ये कानून चाहिए। आई बात समझ में? किसी भी कीमत पे चाहिए, उसके लिए जो भी कीमत हो, कुछ भी करना पड़े तो भी चाहिए। प्रॉब्लम यहीं पर है, इसीलिए ये बात उन किसानों को समझ में आ गई कि उनको किसी भी कीमत पे चाहिए। तो उन्होंने वहां रंगा अड़ा दिया, उन्होंने कहा ठीक है आप अभी खत्म नहीं कर सकते, 2 अक्टूबर तक कर देना, हम 2 अक्टूबर तक का समय देते। तो होली का भी दे सकते थे, रक्षाबंधन का भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा बोले नहीं 2 अक्टूबर तक का समय दे रहे हैं। इतना लंबा समय क्यों दिया? उनको मालूम है खत्म करेंगे ही नहीं, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अस्तित्व उसी के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जिस्टेंस ही उसी के ऊपर है। वो लाए ही इसी के लिए गए हैं, इन्हीं 2-3 कानूनों के लिए। मतलब ये इतनी सारी कवायद जो हुई ना, ये पिछले 6-7 साल सरकार चली, वो चली ही इसी वजह से, ये सीटें आई ही इसी वजह से। और ये जो मीडिया पूरा मैनेज किया गया, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये पूंजीपति क्यों करेगा? वो इसीलिए किया उसने। और अगर आप वही काम नहीं करोगे तो फिर तो आप नकारा हो, कोई मतलब ही नहीं, आपने फालतू एक सफेद हाथी पाला।
तो वो तो संभव ही नहीं है। तो दरअसल जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि आपको फार्म लॉज में सुधार नहीं करना है, आपको लैंड रिफॉर्म्स करने हैं, किसानों को सहूलियत देनी है, वो ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा कर सके, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। अरुण जेटली एक चीज लेके आए थे कि शहरी क्षेत्रों का जो मतदाता है वो महंगाई से बहुत नाराज हो जाता है। जब भी प्याज 40 किलो से ऊपर बढ़ता है और 70-80 होने लगता है या ऐसा कुछ माहौल बनता है आलू के साथ या प्याज के साथ, तो एकदम मतदाता नाराज हो जाता है। और 3 बार भारत सरकारें 3 बार प्याज के मुद्दे पे गिर गई। यानी प्याज अगर 70-80 हो गया तो 3 बार सरकारें गिर गई। तो अरुण जेटली ने कहा कि ये हम मैनेज करेंगे, जैसे ही 40 से ऊपर पहुंचेगा हम एक्सपोर्ट बैन कर देंगे। एक तो किसान बोलता है हमने जो एक्सपोर्टर से बात कर रखी है, प्राइवेट कंपनी से बात कर रखी है, ये हमने जो विदेशों में हमारी जो फर्म ने बात कर रखी है कि हम आपको प्याज भेज देंगे, तो जब प्रॉफिट कमाने की बात आती है तब आप बोलते हो कि आप वो कर, उससे हमारी रेपुटेशन भी खराब होती है। वो बोलते हैं नहीं, इस आदमी से डील नहीं करना है, तो भेजता ही नहीं है। उधर से डिमांड रहती है कि आप भेजो, आप भेजते नहीं हो, और वो अच्छा समय होता है पैसा कमाने का, तो सरकार मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? क्योंकि उससे पॉपुलैरिटी सरकार की खत्म होती है। तो उन्होंने ये एक नया कानून बना दिया। क्यों? चुनाव जीतने के लिए। अब यहाँ आपको चुनाव बचाना है, अपनी सरकार बचानी है, और किसान जो है, तो उन्होंने कहा रिफॉर्म करना है तो ये करो ना कि आप एक्सपोर्ट पे बैन नहीं करोगे, हम साल भर कभी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेधड़क कर सकते हैं, हमारी इमेज खराब होती है, बाहर वाले हमसे फिर सौदा नहीं करते। और जब प्रॉफिट कमाने का समय आता है तो ऐसा आप पेट्रोल के साथ तो नहीं कर रहे, उनके साथ करो ना ऐसा कि नहीं एक फिक्स रहेगा। ऐसा आप उनका क्यों नहीं करते? आप दूसरे सेक्टर के साथ क्यों नहीं करते? पूंजीपतियों के साथ क्यों नहीं करते? केवल किसानों के साथ क्यों करते? क्यों कभी कभी उनको प्रॉफिट कमाने की इच्छा नहीं होती क्या? तो आपको रिफॉर्म करना है तो इस टाइप के रिफॉर्म करो जो किसानों के इंटरेस्ट में हो, पर वो सरकार के इंटरेस्ट में नहीं होते, क्योंकि उससे सरकारें गिर सकती है। तो उन्होंने शहरी क्षेत्रों में कभी भी असंतोष यानी इन्फ्लेशन को ज्यादा बढ़ने ही नहीं देना, इसके लिए पूरा वो एक कानून बना करके सुविधाएं कर दी सरकार के फेवर में। आगे समझ में? तो ऐसी कम से कम 1000 चीजें हैं जो ऐसे आपको खड़े होकर के अलग अलग सेक्टर के बारे में बताई जा सकती है, और उससे आपका, मुझे लगता है आप इन सब चीजों को पढ़ोगे और डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आपको अच्छा सा आंसर बन जाएगा, ठीक है, और आप अच्छे अच्छे आंसर लिख पाओगे। तो आज भारत का आर्थिक इतिहास पढ़ के आइए, मैं उसके बाद का, इंदिरा गांधी के बाद का इतिहास और खास करके 1985 के आसपास से हम कल शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए।